नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो मैं खबर लेकर के आ रहा हूं, जिसका मैं एनालिसिस करूंगा, वो जो है लेफ्ट लिबरल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदुस्तान को तोड़ने वाले लोग, जिनपिंगवादी, सोरेस से पैसा खाने वाले, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा खाने वाले और जितने भी एनजीओ हैं, विदेशी एनजीओ जो भारत में पैसा किसी अच्छे काम के लिए नहीं देते हैं, जो इसलिए देते हैं कि ताकि भारत में कोई भी सरकार हो वो अस्थिर हो और उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाए। यानी भारत जो वो कैपिटलिस्ट है, भारत में वो अपना प्रभाव चला सके। जैसे आपने सोरेस को देखा होगा कि सोरेस ये कहता है कि मैं अपने हिसाब से जो है भारत को चलाऊंगा, अपने हिसाब से यहाँ डेमोक्रेसी लाऊंगा, जो डेमोक्रेसी मैं चाहता हूँ वो करूँगा। और ये उन लोगों के लिए भी दुखदायी खबर है जो भारत को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 और 35A के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो उसको पुरानी स्थिति में लाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए भी यह एक जो है हृदय विदारक खबर है। वो खबर क्या है कि अभी इंडिया टुडे और सी वोटर्स 6-6 महीने में सर्वे करता रहता है। तो अभी जो सर्वे के नतीजे आए हैं, जो खुलासे हुए हैं, वो इन लोगों के लिए वज्रपात के समान है। क्योंकि सर्वे में जो पता चला है कि अगली सरकार भी जो है मोदी जी ही बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी, जो लगातार 3 बार जीतेंगे। आगे क्या होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये जो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 63% लोग जो है मोदी जी का काम को बेहतर मानते हैं। आप ये सोचिए, 9-10 साल होने वाले हैं, 10 साल होने वाले हैं, 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज भी लगातार 2 टर्म के बाद भी अगर वो सबसे आगे चल रहे हैं मोदी जी, तो इसका क्या? तो जनता जानती किसके लिए कर रहे हो? उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और ये वही जनता है जिसने कोविड को झेला है। कल्पना नहीं कर सकते आप लोग, अगर मोदी जी नहीं होते उस दौर में प्राइम मिनिस्टर, तो भारत की आधी आबादी खत्म हो जाती। जिस ढंग से ये नेता जो ये करप्ट अलायंस वाले जो हैं सारे मिले हुए हैं। कोई कहता था कि ये मत लो, ये वैक्सीन नहीं लगानी है, कोई कह रहा है कि लॉकडाउन मत करो, सड़कों में निकलो, पूरे देश में फैल जाओ। इस ढंग से जो है ऐसे लोगों का अगर वर्चस्व होता, और फिर क्या, अगर पहले तो वैक्सीन बनती नहीं, बनती भी तो पता नहीं कहाँ कहाँ बेच देते। तो ये जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यह एक बहुत बड़ी बात है कि 10वें साल में भी उनका 63% आज भी उनका लोकप्रियता है। और जो उनके पीछे हैं नेक्स्ट, वो मीलों दूर है राहुल गांधी, शायद 19-20% भी नहीं है। ये मैं इसलिए इसको विशेष महत्व दे रहा हूँ क्योंकि अब चुनाव के लिए 6 महीने ही रह गए। पहले भी लगातार कई साल से होते आ रहे हैं, तो परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। लेकिन अब बिल्कुल ये ऑलमोस्ट पीक पर है, चुनाव के बिल्कुल नज़दीक है। तो इस सर्वे पर विश्वसनीयता बनती है। अब जो इनका आंकड़ा है उसमें क्या है कि दोनों अलायंस को, एनडीए को 43% वोट मिलेंगे और जो करप्ट अलायंस है उनको 41% वोट है। हालांकि आपको सिर्फ 2% का फर्क नजर आएगा, लेकिन ये जब इस वोट को सीटों में बदलते हैं तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। एनडीए को मिलेंगे 306 और जो इनका अलायंस है उसको मिलेंगे 193। इन 306 में से भी 287 सीट जो है बीजेपी को मिलेगी और उसका वोट परसेंट रहेगा 38%, यानी 5% का डिफरेंस। मतलब अलायंस पूरा एनडीए और उसमें जो है 5% का डिफरेंस है बीजेपी, यानी पूरा एनडीए का जो अन्य पार्टनर है उनका 5% है। और कांग्रेस को जो है अभी भी 20% मिल रहा है।
उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन सीटें वो जो दिखा रहे हैं 74, ये अविश्वसनीय, इसमें कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब इन्होंने वोट दिखाए हैं, अभी अलायंस जो दिखा रहे हैं, सारा ऑलमोस्ट सारा विपक्ष एक है, तो उन सब का वोट जोड़ रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अभी इनका सीट शेयरिंग तो हुई नहीं। अब दिल्ली और पंजाब, दिल्ली, पंजाब और केरल और ये बंगाल, यूपी और बिहार, यहाँ पर भले इनको वोट मिल गए हों, क्योंकि अभी स्थिति पता नहीं है कि उसको कितना देना है, टीएमसी को कितना देना है, समाजवादी पार्टी को कितना देना है, आम आदमी पार्टी को कितना देना है। तो एक किस्म से ये प्रतिनिधि के रूप में इनको ही मिला होगा, क्योंकि अलग से कोई वो नहीं आया। तो जो 74 जो सीट बता रहे हैं, ये आप निश्चित मानिए कि पिछली जो 2019 की स्थिति है उससे कम ही रहेगा। और वैसे भी जिस ढंग से राहुल गांधी एंटी हिंदू बने हुए हैं, जिनपिंग की दलाली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये जिनपिंग ने कब्जा कर लिया है, कोई सेनाध्यक्ष नहीं बोल रहा है कि उस गांव वाले ने कहा, उस गांव वाले ने कहा। कोई डाटा आपके पास है नहीं, कोई ठोस बात कहने को है नहीं, लेकिन आप झूठ पर ही जो है पूरा अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो ये संभव नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 2019 से पहले जो 2019 की सीट है उससे भी कम हो जाएगी। एक और मजेदार इसमें आंकड़ा निकला है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनमें सबसे आगे राहुल गांधी है। आगे हो गए, मतलब इससे पहले वो नंबर 3 पर थे पिछले सर्वे, और इस सर्वे में आगे हो गए। इसमें उनको मिल गया है, राहुल गांधी को मिला है शायद 24% मिला है, और ममता बनर्जी और केजरीवाल को 15-15%, दोनों को बराबर। जबकि इस सर्वे से पहले केजरीवाल हमेशा नंबर 1 रहे, नंबर 2 पर ममता रही और नंबर 3 पर राहुल गांधी रहे। जो इससे पहले वाला सर्वे हुआ, उससे भी पहले वाले सर्वे में केजरीवाल को 27% वोट मिला था, और आज हो गया उनका 15, यानी 12% का डिक्लाइन हो गया। ममता बनर्जी 20 के आसपास थी, तो 5 उनका हो गया। तो ये दोनों मिलकर के राहुल गांधी को मिल गया। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो केजरीवाल लगातार नंबर 1 चल रहे थे, राहुल गांधी से आगे चल रहे थे, वो क्यों इतने पीछे आ गए? और क्यों ममता जो 20% चल रही थी वो भी क्यों नीचे आ गई? तो उसके पीछे एक ही कारण है, वह है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के आरोप अब तक जितने खुलासे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उतने किसी के नहीं हुए। कांग्रेस ने अपने पूरे 70 साल के कार्यकाल में इतने किस्म के घोटाले नहीं किए होंगे। अमाउंट उनकी बहुत बड़ी अमाउंट रही हो, लेकिन जो टाइप किस्म, इतने किस्म के इस ढंग से जो है घोटाले वो नहीं कर पाए जितने कि 8 साल में अरविंद केजरीवाल ने किए। अब तक केजरीवाल क्या कहते हैं कि भाई 1 रुपया नहीं मिला मनीष के यहाँ से, उसके चाचा के यहाँ देख लिया, ताऊ के यहाँ देख लिया, और ये वो सब करके हमें जो है फंसाया जा रहा है। लेकिन तब से 6 महीने से वो जेल में हैं। लगातार वो लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर रहे हैं, कहीं से इनको जमानत नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनके खिलाफ इतने पक्के साक्ष्य हैं जो कि कोर्ट में माने जाते हैं, जहां की केजरीवाल की जुबान नहीं चलती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आतिशी की कोई वैल्यू नहीं है, संजय सिंह की कोई जवान की वैल्यू नहीं है, सौरभ भारद्वाज की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी बात की है? डॉक्यूमेंट्स की। किस तरह पैसा कहाँ कहाँ गया, क्या क्या गया, और अल्टीमेटली ये गाज जो है केजरीवाल पे ही गिरनी है। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक है। उसके बाद उनका शीश महल देख लीजिएगा। आम आदमी भी क्या सोचता होगा कि यार रिमोट से चलने वाले पर्दे इसके यहाँ लग रहे हैं, पॉटी कैसे करेगा? पॉटी के साबुत कमोड में जो है टेम्परेचर करने वाला सिस्टम लगा रखा है। टाइल्स जो है इटालियन टाइल, पता नहीं कहाँ कहाँ के पर्दे। एक आम आदमी, चलो ठीक है, मानते हैं कि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पाए। जो एक छोटा सा मुख्यमंत्री, जिसकी अभी जाकर के वैल्यू जो है एक महानगर पालिका की, और अगर
इनके ऐसे ही लक्षण रहे तो दिल्ली आप मान लीजिएगा राज्य से फिर नगर निगम बन जाएगा। तो इसीलिए 27%, किसी जमाने में 27% से 15% पे आ गए केजरीवाल। ऐसे ही ममता बनर्जी की बड़ी इज्जत हुआ करती पहले, जैसे सूती धोती पहनती हो, चप्पल पहनती थी। चप्पल तो खैर केजरीवाल ने भी अपना ट्रेडमार्क बना रखा है, चप्पल और ओवर साइज की शर्ट। तो ऐसे ममता अपने को ईमानदार बताती थी। लेकिन जिस ढंग से उनके नज़दीकियों के, उनके मंत्रियों के यहाँ पैसे मिल रहे हैं, इसमें तो कोई पॉलिटिकल वेंडिटा नहीं है। सामने दिखाई दे रहे, कैमरे के सामने सब पैसा दिखाई दे रहा है। शिक्षा भर्ती घोटाले में सारे सबूत सामने आ रहे हैं। और जिस ढंग से वो भाग करके हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो लग रहा है कि उनका जितना भी उन पर आरोप लगे हैं वो 100% सही है। और जनता तक ये मैसेज पहुंच गया है कि ये भ्रष्ट है, इनकी राजनीति भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे केजरीवाल के तो आप निश्चित मान लीजिएगा 2019 का ये अंतिम इनका चुनाव होगा। बाकी छुटपुट किसी राज्य में, कभी दिल्ली में या उसमें पंजाब में रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मतलब ये नहीं कि इनको सत्ता मिलेगी, अब सत्ता कहीं नहीं मिलने वाली इनको, जिस हिसाब से इनका करप्शन बाहर आ गया। तो ये जो डिक्लाइन है, तो ऑटोमेटिकली इसमें से बड़ा पोर्शन राहुल गांधी को चले गया, बाकी किसी और को गया, किसी और को। एक मजेदार तथ्य और भी उसमें निकला कि जब लोगों से पूछा गया क्या कांग्रेस की स्थिति गांधी परिवार के न रहने से बेहतर होगी, तो बड़े वर्ग ने कहा कि हाँ, अगर गांधी परिवार ना हो, कांग्रेस हट जाए, तो कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है गांधी परिवार पर, और इसीलिए ये परिवार उठ नहीं पा रहा, ये कांग्रेस उठ नहीं पा रही है। समझते सब हैं जो कांग्रेस में है कि हमारी दुर्दशा इस परिवार की वजह से हुई, लेकिन मानने को तैयार नहीं है या उनके पास विकल्प नहीं है। जो ये बता रहे हैं 41% जो अलायंस को मिल रहा है, वो एक्चुअली क्या है कि इनका कंसोलिडेशन है कुछ जगह पर। जैसे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में डीएमके का अलायंस पिछली बार भी उसने सफाया किया था, इस बार भी करीब वैसे ही है, और वहाँ बीजेपी की उपस्थिति नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, सीट हो सकता है बीजेपी को इस बार 1 या 2 सीट ही मिले या ना भी मिले, लेकिन इस बार उनको वोट मिलेगा। हालांकि एआईएडीएमके उनकी पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, लेकिन जब से जयललिता का स्वर्गवास हुआ उसके बाद से जो उनका कैडर था उसमें 2 फाड़ हो गई। जो ग्रुप बन गए, अगर वो एक रहते तो शायद स्थिति बराबर की रहती, लेकिन दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहे। अब शायद साथ भी हैं, लेकिन बेमन से साथ हैं। लेकिन इस समय वहां पर एक नया सितारा चमक रहा है, वो है बीजेपी का अध्यक्ष के अन्नामलाई। अगर आप कभी न्यूज़ में देखें, हालांकि हम लोग नॉर्थ के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप देखिए साउथ में वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ भीड़ लगी हुई है, सारा भगवामय हो रहा है। और इससे अगर किसी को अगर डर पैदा हो रहा है तो एमके स्टालिन है, और ये तो लहर होती है। आप ये देखिए कि बंगाल में 2014 में बीजेपी की केवल 2 सीट थी और 2019 में बढ़ के 18 हो गई। तो ये वेव है, कभी भी एक ज्वार आ सकता है। और मुझे तमिलनाडु में लग रहा है सीट आए ना आए, लेकिन वोटों का ज्वार आएगा। तो जो इनका कंसंट्रेशन, जो मैं कह रहा हूं कि एक तो यहां पर है तमिलनाडु में, एक केरल में है। केरल में ये हो या वो हो, यानी वामपंथी हो या कांग्रेस लेड मोर्चा हो, दोनों को एक ही वोट, जितना भी वोट है वो सब उनके पास जा रहा है, विपक्ष अलायंस के पास। ऐसे ही जो है बंगाल में भी, जो अगर अभी तो ये मान के चला जा रहा है कि तीनों मिल रहे हैं, तो वहां पर भी कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 2 राज्यों में तो ये है नहीं। और जो तीसरा राज्य मैं मान सकता हूं कि जैसे ये आंध्रा और तेलंगाना, इसमें हालांकि आंध्रा और तेलंगाना दोनों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस अलायंस से बाहर हैं, लेकिन जो अपोजिशन का जो अलायंस है उसमें माना जा सकता है कि कुछ वोट इनको ज़्यादा पड़े हों।
तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका जो 41% है और एक पंजाब में इस तो 41% इनका इस हिसाब से है, इन 3-4 जगहों के हिसाब से। बाकी जो इनका 43% है एनडीए का, एनडीए मेनली नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसकी वो पार्टी है। तो यहाँ इसका कई जगह तो 50% से ऊपर है और इनको जो भी सीटें मिलती है वो यही मिल रही है। तो 41 अगर आप देखें, 43 जो अगर आप देखते हैं इसको, तो ये ऑल इंडिया के उसमें है, परिप्रेक्ष्य में, जहां इनको कम सीटें मिलती वो भी इसमें जोड़ी गई। लेकिन अगर आप उसको हटा लें तो ये अपनी सीटें बरकरार रखेंगी, जहां इनका कंसोलिडेशन है पूरा, जैसे पिछली बार था वैसे इस बार भी रिपीट होगा। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जो ये 74 कांग्रेस को दिखा रहे हैं 20% में, वो मिलनी नहीं है। ये फिर सीटें जो है 2019 के आसपास या उससे कम ही आएंगी, क्योंकि इनको अभी ये क्लियर नहीं कि दिल्ली, पंजाब, केरल और बंगाल में इनके अलायंस क्या होगा, कितनी सीटें लड़ेंगे। केरल में पिछली बार तो इनको बहुत सीटें मिली थी केरल में। अब इस बार वामपंथी देंगे या नहीं देंगे इनको लड़ने के लिए, ये एक प्रश्न है। तो अभी तो इकट्ठे में 74 दिख रहा है, लेकिन है नहीं, आएगा ये सब उतना ही। वैसे ही जो बीजेपी को ये दिखा रहे हैं 287 और 38% वोट, तो जो इनका 38% वोट जो है मेनली, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरफ है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह जो है। तो ये अपना 38% में ही ये जीत जाएंगे। जो पिछले वाला 303 सीट थी उससे क्रॉस करेंगे। अब मैं जो है 2 राज्य पे आता हूं, 2 या 3 समझ लीजिएगा, जो इन्होंने जिसमें जिक्र किया है कि यहां पर विपक्षी अलायंस को बढ़त मिलेगी। जैसे बिहार में जो है, जो भी पिछला बार लगभग सफाया किया था एनडीए ने, उनमें से कुछ सीटें 15, 16 या 17 सीटें इन्होंने आधा बांटी और मतलब 4-5 उनको दे दी रामविलास पासवान जी की पार्टी को, बाकी इन दोनों ने लगभग बराबर कर दिया। अब इनमें से जो है आधी सीटें वो ले गए, एनडीए में कम हो गई नीतीश कुमार। अब जो आधी सीटें जो गई है, इन 16-17 सीटें जितनी भी होंगी, इनमें से आधी फिर एनडीए रिटेन करेगा। बीजेपी को इसमें बढ़त मिलेगी, इसको भी मिल सकती है, चिराग पासवान को, एचएम वालों को मिल सकती है, साहनी वालों को मिल सकती है। तो ये जो सीटें बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल राजनीति के रूप से जीरो हो गए, उनके साथ कोई वोट नहीं है। अब वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर हैं, तब तक के लिए हैं जब तक कि लालू की कृपा ऊपर से है। तो बिहार में जैसे ही दिखा रहे हैं कि अल्टा पलटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। केवल जो आरजेडी के वोटर हैं वही है। सिर्फ ये हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट है वो थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा। और तो कुछ सीटें जो ये जीरो पर थे, 5-7 सीटें आरजेडी को मिल सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बिहार में जो इनका कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि ये सही कैलकुलेशन है, क्योंकि परसेंटेज एक अलग चीज़ है और जो व्यवहारिकता है या जो केमिस्ट्री है वो अलग चीज़ है। वैसे ही महाराष्ट्र में कब तक नाम चलेगा? जो उद्धव कहते हैं कि मेरे पिताजी, अरे भैया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके नाम खत्म हो गए। आज वो सड़कों पे आ रखे हैं, 54 सीट पर वो कर रहे हैं और आगे भी कोई भविष्य नहीं है। जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जब तक आपका संबंध, आपके पिताजी का संबंध था, बाला साहब को सारे किसी भी पार्टी का नेता हो, बीजेपी का हो या शिवसेना का हो, सब सम्मान करते थे, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से, इस वजह से नहीं जो आपने किया। और आज भी उद्धव ठाकरे कहीं जमीन पर नजर नहीं आते, वो सिर्फ इसी भरोसे बैठे हुए हैं कि हाँ बाला साहब के नाम पर हमें वोट मिल जाएगी। ये सब भूल जाइएगा। तो जो ये गणित इनका है, ये भी मुझे यहां पर नहीं नजर आ रहा। एनसीपी पूरी की पूरी एनडीए में शामिल हो गई। भले ही शरद पवार कहे कि
कुछ लोगों ने स्टैंड अलग ले लिया है, लेकिन पार्टी एक है। तो एक हास्यास्पद बात है, सारी पार्टी तो एनडीए में चले गई और आप चाहते हैं कि जो अलायंस है आपका, उसमें आपकी पूछ बनी रही। कोई नहीं पूछने वाला वहाँ पे। सब जानते हैं कि अब आपकी हैसियत कुछ नहीं रहेगी। और ये जो है, आप क्या सोचते हैं कि अजीत पवार के लोग हार जाएंगे? चुनाव हार सकते हैं? वो नहीं हारेंगे। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो मराठा, जब आपके वहाँ क्या है, एनसीपी केवल मराठा वोटों पर है, तो जो मराठा लोग जो हैं वो देख चुके हैं कि शरद पवार की राजनीति खत्म हो गई है, तो उनके लिए अजीत पवार वो है, अपने नेता हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति भी ऐसे नहीं होने वाली जैसे ये कह रहे हैं। वैसे बंगाल में जैसे सीटों को बंटवारे की बात आएगी, वामपंथियों में, कांग्रेस में और ममता में, वो एक फिर वो खत्म हो जाएगा, इनका अलायंस टूट जाएगा, वो कभी नहीं जाएंगे। ऐसे केरल में अभी आज जो 2019 की स्थिति है, उस समय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें अगर मिली है तो केरल से, उसके बाद पंजाब से। तो केरल में वामपंथी क्यों देंगे इनको सीट? क्यों? अपना वामपंथी वैसे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी, जनवरी फरवरी तक ये सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी भले ही महाराष्ट्र में, मुंबई में जो गठबंधन हो रहा है, वहाँ सब चर्चा होगी कि सीटों को तालमेल करेंगे, लेकिन सीटों को कोई तालमेल होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ आंकड़े परसेंटेज के हिसाब से सही है, लेकिन जब इसका हम एनालिसिस करते हैं तो मुझे ये इससे आगे जाता हुआ नजर आता है। आप देखते रहिएगा, चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और ये गतिविधियाँ देखते रहिएगा, उसको नज़र रखिएगा और उम्मीद करिएगा कि भारत आगे बढ़ेगा और एनडीए मोदी जी की सरकार दोबारा लगातार तीसरी बार, जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा।